राष्ट्र की राजनीति में ये जो तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व चल चुका है, जिस तरीके से आज राज ठाकरे ने बोला कि अगर नहीं उतरा तो हम डबल स्पीड में चलाएंगे हनुमान चालीसा। नहीं, राज ठाकरे तो ठीक ही बोल रहे हैं। सवाल यह है कि राज ठाकरे कि हम लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स उसकी चूंकि ख़त्म है, उसको फिर से महाराष्ट्र में जिंदा होना यही ना है सामान्यता। उसको जनता ने नकार दिया है तो वो अपने उठने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना है कि उठने की कोशिश भी अगर ऐसे मुद्दे से कर रहा है जिससे उसको उम्मीद है कि लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र के लोगों की भावना को अभिव्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। जो औरंगाबाद में उसकी सभाओं में हमने भीड़ देखी है, वो ऐसे तो भीड़ आ नहीं गई है। अगर नवनिर्माण सेना की तो उतनी ताकत अब नहीं रही ना, आपकी तो पार्टी भी नहीं है। अब पार्टी तो है आपका तो एमएलए भी नहीं है, आपका एमपी नहीं है, आपका कुछ नहीं है। इसके बावजूद उतनी भारी भीड़ आई है, तो इसका मतलब वहाँ के हिंदुओं के अंदर ये भाव है ना कि इस सरकार के आने के बाद हमारे साथ वाकई कुछ ऐसे व्यवहार हो रहे हैं, मुसलमानों को विशेष तरजीह मिल रहा है, हमारे साथ तो नहीं। हमारे मंदिरों पर तो जो होता है पुलिस आके कहती है कि इतना से इतना बजे आप नहीं बजा सकते हैं, इनको नहीं टोकती है। ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है। तो उस आवाज़ को अभिव्यक्त किया है उसने, और उसके माध्यम से जो सबसे बड़ी बात इसमें हुई है, मैं राज ठाकरे का सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ इंडियन पर हमले करके बाहर करके उन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली, और इमेज खराब करने के कारण वो कहीं के नहीं रहे। उन्होंने वो पुरानी स्थिति सोच ली है। लेकिन इस समय जो वहाँ शिवसेना के ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, जिसको मैं बोलता हूँ कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, फासिस्ट सेकुलरिज्म है। ये फांसीवादी सेकुलरवाद है कि भैया कोई ट्वीट करता है उस पर राजद्रोह का मुकदमा डाल दो, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है उस पर डाल दो, कोई पत्रकार बोलता है उस पर मुकदमा करके डाल दो। ये जो एक आतंक का राज है सेकुलरिज्म के नाम पर, उसको उसने एक्सपोज किया है। क्योंकि शिवसेना दो पॉलिसी पर चल रही थी। अभी तक बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकार का मतलब था कि शिवसेना केवल हिंदुत्व नहीं थी, आक्रामक हिंदुत्व थी। बीजेपी को प्रॉब्लम हो जाती थी, कई बार आरएसएस को उनके मंच पर रहने से प्रॉब्लम होती थी। इतना वो मुसलमानों के बारे में बोलते थे। दिलीप कुमार के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला खड़ा होकर मंच से। अब शिवसेना तो वहाँ से आई है, तो उसकी समस्या यह है कि उसका वोट बैंक तो ये है, लेकिन जिन लोगों के साथ वो शासन चला रही है उसको लगता है कि हम भाजपा के साथ में रहना इन लोगों के साथ है, तो इनका विश्वास हमको बना रहे, इसलिए हमको सेकुलरिज्म पर थोड़ा सीमा से ज़्यादा करना है। माने हमको दिखावटी करना है कि हम अति सेकुलरिज्मवाद, तो उसमें वो अतिवाद में चली जाती है। तो वो जो है हिंदुत्व और ये जो फासिस्ट सेकुलरिज्म है, दोनों के बीच वो झूल रही है, और उसको एक्सपोज कर दिया है राज ठाकरे ने कि ये दरअसल ये हिंदुत्व नहीं है, ये मुसलमानों से डरते हैं। नहीं तो 3 तारीख रमजान का महीना था, 3 तारीख के पहले इन्होंने लाउड स्पीकर नहीं हटाया है, और 4 तारीख से हमको उतरना पड़ रहा है, क्योंकि 3 तारीख के बाद उतारते हैं उसका कोई मायने नहीं है। ये राज ठाकरे के आंदोलन से महाराष्ट्र में और देश में संदेश गया है। मेन चीज़ ये चल रही है कि कहीं खेल जो लड़ाई है वो एनसीपी तो नहीं खेल रही, शिवसेना लड़े, राज ठाकरे लड़े, खेल जाए एनसीपी। मुझे लगता है कि इसमें देखिए, मैं उसमें आप पॉलिटिक्स पर कोई जानना चाहता हूं कि इसमें तो शरद पवार इस प्रकार की राजनीति में माहिर रहे हैं। शरद पवार की है कि शिवसेना हमारे हाथ में रहे तो वो भी कुछ करते रहते हैं, ऐसा नहीं करते रहते। शरद पवार की पॉलिटिक्स ये है कि शिवसेना से भी है, यहाँ बीजेपी अमित शाह और मोदी से भी मिलके अपना सेटिंग करते रहते हैं। उनकी पॉलिटिक्स दोनों तरफ चल रही है। अभी उन्होंने बयान दिया था ना कि मुझे तो ना मोदी के विरोध में कोई गठबंधन बनता है उसका नेता बनने वाला हूँ, ना मैं यूपीए का चेयरपर्सन, लेकिन उसमें मदद करूँगा। तो आपको बनाना चाह रहे हैं तो आप बन क्यों नहीं रहे? तो वो उस ढंग से आक्रामक मोदीवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संजय राउत और शिवसेना के माध्यम से इधर करवा रहे हैं। तो संभव है कि राज ठाकरे के साथ उनके पहले भी रिश्ते रहे हैं, खूब रिश्ते रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी राज ठाकरे को एनसीपी से गई, जो वहाँ के सारे अखबारों ने बता दिया कि एनसीपी ने उनको, तो हो सकता है कि उनके पीछे हो। लेकिन इस समय तो कहा जा रहा है कि बीजेपी करा रही है, एनसीपी तो यही कह रही है ना कि बीजेपी करा रही है। तो मैंने यही पूछा कि भाई बीजेपी मान लो करा भी रही हो, लेकिन बीजेपी क्या इतनी कमजोर पार्टी है कि उस शिवसेना का मुकाबला नहीं कर सकती और लड़ नहीं सकती है महाराष्ट्र में, कि उसको राज ठाकरे का सहारा लेना पड़ रहा हो? लेकिन अगर राज ठाकरे कोई मुद्दा उठाता है, वो बीजेपी से मिलता है, तो बीजेपी उसको सहयोग कर रही होगी, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूं कि शरद पवार दोनों तरफ का खेल कर रहे होंगे, वो ऐसा करने में माहिर हैं। अच्छा, ये जो योगी जी वाली एंट्री ले आना, क्या उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारतीय है उनका वोट भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेगा राष्ट्र? ये इसका पॉलिटिकल भी क्वेश्चन है मायने, क्योंकि उत्तर भारत के लोग भारी संख्या में वहाँ है। उत्तर भारतीय ही नहीं, लोगों ने देखा है ना, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 1947 के बाद पहली बार
जो अलविदा का नमाज है कहीं सड़कों पर नमाज नहीं हुआ। इसका मतलब अभी तक अंदर हो सकता था, आप सड़क पर जबरदस्ती पढ़ रहे थे। तो ये मैसेज तो वहाँ भी गया है ना भाई, कि जब वहाँ हो गया कि मेरठ में, मलिहाना में, मुरादाबाद में, बिजनौर में चलना कठिन होता था, मुजफ्फरनगर में जनरल शुक्रवार को, ये तो रमजान के अंतिम शुक्रवार का नमाज सड़क पर नहीं हुआ, ये साधारण घटना थोड़े है। तो ये तो वहाँ गया है ना मैसेज। वहाँ के लोगों ने देखा है ना कि इस रमजान के दिन में ही 3 तारीख के पहले ही 7,000 के आसपास जो है लाउड स्पीकर हटा लिए गए। कुछ तो हुआ नहीं, कुछ लोगों ने तो स्वयं ही हटा दिया, कुछ लोगों ने कहने पर अपना मुंह मोड़ लिया, मस्जिद के अंदर ही, मंदिरों के भी थोड़े से हुए मोड़ लिया, अपना डेसिबल कम कर दिया है, 30,000 से ज़्यादा लोगों के आवाज़ कम कर दिए गए। तो वो देखा है ना वहाँ, तो जोगी का तो एक क्रेज वहाँ हुआ, इसी को तो एक्सपोज कर रहा है कि शिवसेना ऐसे कर रही है, ये देखो शिवसेना कैसी है। तो ये आने वाले समय के लिए इसमें उत्तर भारतीयों का वोट, तो जोगी इसके भले इनका उद्देश्य तो एक्सपोज करना रहा, लेकिन जोगी इस समय महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व के हीरो बन के उभरे हैं। और आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में एक बड़ी भूमिका होगी चुनाव प्रचार में, और वो एक वोट के ध्रुवीकरण का जो आलोड़न कहते हैं, एक बड़े आधार बनेंगे। मगर ये जो स्थितियां हैं सर, चाहे पंजाब में आंतरिक कलह की वजह से कांग्रेस की सरकार जना, अब वही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी वो आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है, और ये गठबंधन की सरकार अब अगले चुनाव के बाद टिक नहीं पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़े वोट बैंक को नेग्लेक्ट किया गया, चाहे राजस्थान हो चाहे अब महाराष्ट्र हो। और बंगाल भी उसका उदाहरण रहा है कि जय श्री राम नहीं बोल सकते, हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, मतलब एक धर्म विशेष को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। देखो ऐसा है कि सरकार तो मेरे हिसाब से गिरने नहीं जा रही है। मैं भी मैं जितना राजनीति को समझता हूँ, क्योंकि सरकार गिरा के ये करेंगे क्या ना, तो कांग्रेस के पास बचे खुचे जगह बचे हुए हैं, तो वो चलता रहेगा। शिवसेना, हाँ मतलब शिवसेना पलट जाए, बीजेपी के साथ आ जाए, तो वो संभव है। इसको मैं आज भी नकारता नहीं हूँ, क्योंकि शिवसेना पलट सकती है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस जल्दी नहीं चाहेगी कि शिवसेना अलग हो। इसीलिए वो खासकर जो शरद पवार ने जिस ढंग से इसको सपोर्ट किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि शिवसेना में मस्जिदों के लाउड स्पीकर के साथ शिवसेना में भी एक परमानेंट बजने वाले लाउड स्पीकर हैं, उनका नाम है संजय राउत। तो इनसे जो बयान दे रहे हैं कि इतना आगे बढ़ जाओ बयान देके कि ये फिर भाजपा से सटने के लायक न रहे, तो वो एक नीति चल रही, इसलिए सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन ये गठबंधन चुनाव में कायम रहेगा, ये कहना मुश्किल है, ये कहना जरा मुश्किल है उस समय। और चुनाव में कायम रहेगा तो उस समय राज ठाकरे का क्या सिचुएशन होगा। अगर राज ठाकरे के पास ताकत आती है तो हो सकता है शरद पवार कोशिश करें कि राज ठाकरे हमारे साथ आ जाए। हो सकता है बीजेपी शिवसेना को न कहे कि भाई शिवसेना के आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी महाराष्ट्र के चुनाव में जब शिवसेना अलग थी, आप देखे थे 2014 में, तो बीजेपी को लगभग बहुमत तक तो पहुंचा ही दिया था जनता ने। उस समय एनसीपी ने कहा कि हम सपोर्ट कर देंगे, मजबूरी में आ गए थे। और शिवसेना भाजपा के एक साथ लड़ी थी विधानसभा चुनाव में 2019 में, आपको याद होना चाहिए, और लोगों ने बहुमत दिया था। तो बीजेपी वहाँ कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, इसलिए सरकार रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन सरकार की महिमा गिर रही है। वहाँ के बहुमत हिंदुओं के अंदर ये भाव पैदा हो रहा है कि ये मुस्लिम परस्त सरकार है। वहाँ के बहुमत हिंदुओं के अंदर ये भाव पैदा हो रहा है कि भाई ये सरकार भी, इनके अंदर भी जो अंडरवर्ल्ड है उसके लोग बैठे हुए हैं, अंडरवर्ल्ड की संपत्ति लेकर के इनके उनसे रिश्ते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगी। मगर सर, संजय राउत जैसा आपने जिक्र किया, ये किन की तरफ से खेल रहे हैं? ना एनसीपी से इतना उग्र तरीके से कोई आगे आता है, ना कांग्रेस से, मगर ये हमेशा संजय राउत आगे दिखते हैं। इनको कौन खिला रहा है? तो आपके जो ये साइनिंग इंडिया के दर्शक हैं, मैं उन्हीं के सामने सवाल करता हूं कि क्या उन लोगों के समझ में आता है कि वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं कि एनसीपी शरद पवार के हैं? वो किसका भला कर रहे हैं? उनके बयान से शिवसेना का भला हो रहा है कि एनसीपी का भला हो रहा है? देखिए, उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि जब आप, कहा जाता है ना कि अब उस शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा, मैंने नासमझ मंत्री राज डुबो देता है, कहा जाता है ना। तो अगर इस ढंग के सलाहकार उद्धव ठाकरे के हैं तो उनकी समस्या भविष्य में बढ़ेगी। जब तक सत्ता है तो समझ में नहीं आती है। आप देखिए इस आदमी, इनको संजय राउत पर आपको पता ही है ना कि वहाँ का जो बैंक था पंजाब महाराष्ट्र बैंक, आपको पता है उसका कितना बड़ा घोटाला है। उसमें लाखों हजारों लोगों के पैसे डूबे हैं। उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, उसके वो इनका पार्टनर है इसके साथ। वो पैसे वहाँ से इनको पैसे ट्रांसफ़र हुए। इनकी पत्नी जो है उस आदमी की पत्नी का जो है पार्टनर है। इनकी बेटी उसके दूसरे पार्टनर का पार्टनर है। HIDL एक कंपनी बड़ी होती थी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, उस पर 4200 करोड़ का घोटाले का आरोप पहले से चल रहा था। उसके संबंध इससे जुड़े हुए
हैं उस बैंक से, बैंक का पैसा डूबा हुआ है। तो ये इस आदमी को तो अब पता नहीं क्यों इतना ढीला, ये तो कभी भी जेल भी जा सकते हैं ना। तो जो आदमी डरा हुआ होता है ना, कमजोर आदमी होता है, वो जोर जोर से बोलता है। तो जोर जोर से बोलने में उसको ये लग रहा है कि शरद पवार हमको बचा देंगे, उसको ये लग रहा है कि सरकार अगर हमारी बनी रहेगी तो हमको ये टच नहीं करेंगे। तो उसमें वो कुछ भी बोल जाते हैं कि नहीं नहीं हम डटे हुए हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम 30 फीट क्या 20 फीट गाड़ देंगे, यही सब ना बोलते हैं, उखाड़ देंगे, यही सब बोलते रहते हैं, उखाड़ देंगे तो फलाना कर देंगे। तो एक डरी हुई मानसिकता का और एक नासमझ मानसिकता का, या ये भी कह सकते हैं कि भविष्य में जनाधार खिसकने के भय की मानसिकता का द्योतक है। सर आखिरी सवाल, इसमें 2 सवाल प्लस सिर्फ लास्ट सवाल है सर। ये जिस तरीके की राजनीति चाहे बंगाल में चली, चाहे राजस्थान में चली, चाहे महाराष्ट्र में चली, एक बहुत बड़ा वोट बैंक, मैं साफ साफ कहता है हिंदू, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि वोट बैंक के नाम पे हम सड़कों पे नमाज कराएंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश का जैसे आपने उदाहरण दिया, ये जो पेश किया जा रहा है। और दूसरा सवाल सर, जो आपने बोला कि फासिस्ट सरकार जो चल चुका है, कि महाराष्ट्र में जाने में लोग डरते हैं, पंजाब में जाने में पत्रकार डरते हैं, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं हमको जेल में डाल दिए। ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है आज लोकतंत्र के अंदर, कि पत्रकार भी सवाल पूछेगा तो आपके मन मुताबिक पूछेगा, वरना आप जेल में डाल देंगे, ये क्या और ये कहाँ जाए? ये इसलिए है कि ये जब कमज़ोर आदमी सत्ता में जाता है तो सबसे भयभीत रहता है, वो वैसे ही लोगों को निशाना बनाता है। हिटलर ने यही किया था और क्या किया था। तो कमज़ोर आदमी जो अंदर से कमज़ोर होता है, क्योंकि शिवसेना को भय है ना कि इनके आधार पर कितने दिन हम सत्ता में रहेंगे, हमारा तो कभी भी हमारा जनाधार है वो खिसक सकता है, भय तो होगा ही ना। वो तो अंदर से जो आदमी भयभीत होता है, इंदिरा गांधी जब डर गई थी तभी तो आपातकाल लगाई थी कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, विदेशों से षड्यंत्र, जो उनका भाषण है आपातकाल लगाने पर कि राष्ट्रपति ने शासन लागू कर दिया है, देश का सवाल था, वो यही तो था। तो भयभीत आदमी ऐसे करता है, लेकिन ऐसे शासन ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। तो जो दूसरा सवाल आपका है, देखिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में बीजेपी ने अगर केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, तो ये जो एक धारणा थी कि जिसको मुसलमान वोट नहीं देंगे वो केंद्रीय सत्ता में बहुमत में नहीं आ सकता गठबंधन का, उसको इसने ध्वस्त कर दिया है 2 राज्यों को छोड़ के। यहाँ तक कि ये स्टेटों में भी ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट एक पक्षीय सपा के पक्ष में जा रहा था। आप लगातार वहाँ थे, आप लगातार काम कर रहे थे, मैं भी 3 महीने वहाँ था। कोई मुसलमान कह रहा था कि हम बीजेपी को वोट देने वाला है, दूसरे को सब सपा को वोट दे रहे थे। लेकिन सपा की हालत क्या हो गई? तो ये जो एक धारणा थी उसको इसने ध्वस्त कर दिया, केरल पश्चिम बंगाल को छोड़ के। आने वाले समय में शायद पश्चिम बंगाल केरल, लेकिन विपक्ष की पार्टियों को अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि देश बदल गया है, हिंदू मानसिकता बदल गई है, अब मुसलमानों के आधार पर हम नहीं जीत सकते। उसी पुराने लकीर के फकीर ट्रेडिशन में चल रहे हैं, क्योंकि माइंड सेट नहीं बदला है कि अगर चलो हिंदू के अगर ये भी वोट खिसक जाएगा तब हमारा क्या होगा। महाराष्ट्र में तो केवल 9.5% मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में तो 19 से 20% मुसलमान है, वो सत्ता में नहीं ला सके, तो 9 से 10% मुसलमान उनको सत्ता में ला देंगे क्या? उनको सबको मिला करके। और शिवसेना को वोट देने जाएगा क्या मुसलमान? उद्धव ठाकरे को पसंद है 1993 का राइट में का पूरा आरोप शिवसेना पर लग गया था, तो कहां से आएगा? मगर टीएमसी को भी कुछ समय पहले लोग नहीं देते थे ना, तो वही कहते हैं टीएमसी वाला सक्सेस सवार है क्या? नहीं टीएम वहाँ एक देखो, वहाँ का पश्चिम बंगाल का एक अलग केस है। पश्चिम बंगाल सब जगह नहीं है, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश साबित नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल हर जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में 29 से 30% मुस्लिम वोट है, लेकिन इसके अलावा पश्चिम बंगाल का जो लेफ्ट ओरिएंटेशन है, पार्टी के रूप में कम्युनिज्म खत्म हो गया, लेकिन विचार के रूप में बुद्धिजीवियों के अंदर है एक बड़ा वर्ग। वहाँ का मीडिया जो कांग्रेस में थे वो सब एंटी बीजेपी माइंडेड है। जो एक इंटेलेक्चुअलिज्म होता है उनका, उन सबको था कि किसी ढंग से बीजेपी हराओ, तो वो सब यूनाइटेड हो गए थे एंटी। तब आप देखें नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी साफ, कांग्रेस साफ, सभी पार्टियां साफ हो गई, लेकिन बीजेपी साफ नहीं हुई है। बीजेपी 77 सीटें लाई है, 34-34% वोट आया है, इतना करके भी साफ नहीं हुई है। बीजेपी एक ताकत वहां बनी है, तो वो जो माइंड से आने वाले समय में हो सकता है वही जनता सोचे कि नहीं बीजेपी की ताकत है, आ सकती है, तो हो सकता है पासा पलटे। तो आप इसको देखो ना, एक ही चुनाव में क्यों कर, अभी लोकसभा चुनाव 2024 का आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करिए। धीरे धीरे चीजें बदलती है। पश्चिम बंगाल में इसीलिए कठिन है कि 30% मुस्लिम वोट है वहां, जब तक पूरा एक ऑर्गेनाइज नहीं होगा ठीक से, जब तक वो वामपंथी सेट के लोग चाहेंगे हरा दे। और पश्चिम बंगाल में पता नहीं आप गए थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में हमने जोगी जी से जो क्वेश्चन किया था, आपके ध्यान में होगा, जिस पर 80-20 वाला हंगामा हुआ, यही कहा था ना कि दुनिया भर में जो लोग मोदी जोगी को हराना चाहते हैं वो अलग अलग तरीकों से यहाँ आ गए हैं, वो सब वहाँ भी चले गए थे। वो फ्री में ममता बनर्जी को इतने प्रचारक मिल गए थे कि उनको अपने लिए कहाँ प्रचार करना था, तो वो सारी ताकत वहाँ लगी हुई थी लोगों को भ्रमित करने में। उसको पश्चिम
मैंने शुरू में ही कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ के इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है कि बगैर मुस्लिम वोट के कोई केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकता है, और इसका व्यापक असर है, लंबे समय तक इसका असर रहेगा।